नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगीड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी। हमारा टॉपिक चल रहा था एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 और पार्ट 7 के साथ में ही ये जो टॉपिक है ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ टू द पॉइंट हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अपना जो टॉपिक रहेगा आज का टॉपिक है अपना, वो है जैव विविधता, जिसको हम बोलते हैं क्या। एनसीईआरटी ने यहाँ पर हमें टॉपिक दिया है जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर लैब असिस्टेंट का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, लेकिन एनसीईआरटी में जो टॉपिक होता है वो होता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, सबको पता है। देखिए टॉपिक होता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो पहले हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ लेते हैं, फिर कंजर्वेशन की बात करेंगे यदि इसमें टॉपिक दिए होंगे तो। डायरेक्ट बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियां हैं। हमारी पृथ्वी पर कितनी है? 20,000 चींटियों की जातियां हैं और 3 लाख बिटल्स भ्रंग इंसेक्ट हैं और 28,000 मछलियों की जातियां हैं और 20,000 से अधिक अधिपादप ऑर्किड की जातियां हैं। मतलब डिफरेंट टाइप की जो जातियां हैं यही क्या शो करती हैं? जैव विविधता। जैवों में विविधता है। देखिए इधर, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, यह पूछा जाता है जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव विज्ञान एडवर्ड विल्सन, याद रखना यहां से क्वेश्चन बनता है, द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जैव विविधता दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता के स्तर की बात करें तो 3 स्तरों पर जैव विविधता को देखा जाता है। पहली है स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरी है आनुवांशिक विविधता और तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट। पहली अपनी प्रजातीय विविधता, जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखिए इधर, जातीय विविधता, यह विभिन्नता जाति स्तर पर होती है। उदाहरण पश्चिम के जो उभयचर की जातियां हैं उनकी विविधता पूर्ण घाट से भी अधिक है। ठीक है, पश्चिमी घाट से बात कर रहा है पूर्ण घाट की ओर, पूर्व घाट की ओर, ये पूर्व है, पश्चिमी घाट से पूर्व घाट की ओर अधिक है। तो बेटा ये है वेस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। तो यहां पर जो विविधता क्या है वो ज्यादा है, यहां पर विविधता क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्या है? ये एम्फीबियंस है, ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग की अलग अलग स्पीसीज मिलती है, एम्फीबियन स्पीसीज इन अ वेस्टर्न घाट। तो हमारे इंडिया में वैसे तो हम बोल सकते हैं क्या है, 4 हॉट स्पॉट होते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय और ये हिंदू कुश और हिमालय। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विविधताएं पाई जाती हैं, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। आनुवांशिक विविधता की बात करें, एक ही जाति के आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती हैं। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधीय पादप राउवोल्फिया वोमेटाइना की आनुवांशिक विविधता के द्वारा उत्पादित केमिकल कौन सा रसायन रेसरपिन की क्षमता व सांद्रता से संबंधित हो सकती हैं। जैसे जैसे हिमालय की रेंज ऊपर से नीचे डाउन होती जाती है या नीचे से ऊपर जाते हैं बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस राउवोल्फिया वोमेटिया में एक सक्रिय पदार्थ रेसरपिन की क्षमता भी क्या होती है? सांद्रता बढ़ती जाती है। उसी प्रकार भारत में 50,000 से भी अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न चावल की तथा 1,000 से अधिक भिन्न आम की स्पीसीज है। तो यहां पर ये राइस की स्पीसीज है, राइस की स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इनका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये हमारे पास में क्या है? आम है, पूसा आम है, केसर है, आलपूस है, देन आप लोगों के बहुत सारे आम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से एक ही स्पीसीज के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर विभिन्नता पाई जाए तो इसे बोलते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। पारिस्थितिकी विभिन्नता देखो, अलग अलग एरिया है, जैसे डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव एरिया है, एस्चुरीज है, जहां पर नदियां, छोटी छोटी नदियां बड़े बड़े सागरों में मिलती है, उसको बोलते हैं एस्चुरीज। कोरल रीफ है पानी के नीचे, एंड वेटलैंड है दलदली इलाका। यह विविधता परितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षा वन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ, आर्द्र भूमि, ज्वारन उन्मुख, एल्पाइन मोडोज को परितंत्र विभिन्नता
एस्क्विनोई देश नॉर्वे से अधिक है। यहाँ पर बात की जाती है कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या है ऑर्गेनिज्म होते हैं और वहाँ की क्या होती है स्पीसीज होती हैं, तो उसके बेसिस पर क्या होती है हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब पृथ्वी पर तथा भारत में कितनी जातियां हैं, कितनी स्पीसीज हैं, तो हम पहले वर्टिब्रेट की बात नहीं करेंगे, पहले इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे, फिर वर्टिब्रेट की बात करेंगे, फिर प्लांट की बात करेंगे। इनवर्टिब्रेट देखो यहाँ पर हमारे पास में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, इंसेक्ट का है। फिर उसके बाद में अदर एनिमल्स ग्रुप्स हैं, फिर उसके बाद में मोलस्कस हैं, और फिर हमारे पास में क्या है, क्रस्टेशियन। तो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट जो फाइलम होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है, सेकंड हमारा मोलस्का होता है, देन उसके बाद में हम क्रस्टेशियन की बात कर सकते हैं, देन अदर एनिमल्स इन्होंने बोले हैं। फिश में वर्टिब्रेट्स में बात करें तो अपने पास में 5 क्लासेस होती हैं, स्पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, मैमल्स और एविज। तो यहाँ पर फिश वाला एरिया, फिश सबसे ज्यादा है, फिश क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद में हम बोल देंगे यहाँ पर बर्ड सबसे ज्यादा है, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस और फिर क्या है, मैमल्स। इस तरह से प्लांट में बात करते हैं तो फंजाई, देन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में हमारे पास में है फंजाई, फिर है हमारे पास में एल्गी। एल्गी के बाद में अपने पास में है यहाँ पर मॉसेज, देन फर्न्स एंड देन लाइकेन, ये दिया हुआ है। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है इस चीज में। जैव विविधता के प्रतिरूप कि भाई बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे और कहां पर होती है। हम बात करते हैं जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ में ये वाला इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की तरफ और नीचे ध्रुव, ऊपर कौन सा नॉर्थ पोल है, नीचे कौन सा साउथ पोल। दोनों ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता क्या होती है, घटती रहती है, क्योंकि वहां पर अनुकूलता एडेप्टेशन भी क्या होते हैं, कम होते रहते हैं। तो अक्षांशीय प्रवणता जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, जंतु तथा पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान ना होकर असमान वितरण दर्शाती है। सामान्यतः भूध मध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता कम होती जाती है। दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सर्वाधिक है। यहाँ पर 40,000 पादप प्रजातियां, 3,000 मछलियां, देन 1300 पक्षी, 427 मैमल्स, 427 उभयचर एंड 378 रेप्टाइल्स एंड 1,25,000 इनवर्टिब्रेट की प्रजातियां उपस्थित हैं। किस पर, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े। यहाँ पर बहुत घने क्या है, जंगल हैं। जातीय क्षेत्र संबंध ये बताता है कौन सा वाला, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज का जो रिलेशन है वो एरिया पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तभी तो हम बोल रहे हैं भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा स्पीसीज है और ऊपर जाने पर ध्रुवों पर क्या हो रही है, कम हो रही है। जर्मनी के महान प्राकृतिकवादी और भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातियां समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ने के साथ बढ़ती हैं। मतलब क्षेत्र थोड़ा सा ये बोल रहा है कि आप एक लिमिट तक स्पीसीज रिचनेस एरिया के साथ बढ़ती है, देन उसके बाद में क्या होती है, रुक जाती है। एरिया जितना ही अच्छा कर लो लेकिन स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, एक टाइम तक बढ़ेगी। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती है log s = log c + z log, ये log है z log a, जहां s किसको रिप्रेजेंट करता है, जातीय रिचनेस को, स्पीसीज रिचनेस को, a किसका रिप्रेजेंट करता है, एरिया को, z रेखीय ढाल है और c y क्या है, हमारा एक अंतःखंड है इंटरसेक्स पे। तो ये हमारी इस तरह से इसकी एक लाइन स्ट्रेट होती है लॉग स्केल पर। पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने छोटे क्षेत्र ब्रिटेन कैलिफोर्निया के लिए जेड की वैल्यू बताई है, कितनी है, 0.1 से 0.02। भले ही वर्ग की समूह कुछ भी हो, किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप के लिए जेड का मान 0.6 से लेकर 1.2 परास में होता है। विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों की फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा की बढ़ती ढलान, जो ढलान है 1.15 पाई गई है। इस संदर्भ में तिरछी खाड़ी ढलान का अर्थ है कि अधिक जातीय समृद्धि। ये जेड की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां पर बात की गई है। अब जैव विविधता की क्षति, ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका लॉस कैसे हो रहा है, इसके 4 कारण हैं मेनली एनसीईआरटी में दिए हैं। सबसे पहला कारण है इसमें हैबिटेट लॉस की बात करेंगे, लेकिन क्षति कैसे हो रही है देखिए यहाँ पर कितनी हुई है।
मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पक्षियों की 2000 से अधिक जातियां क्या हो गई है, विलुप्त हो चुकी हैं। आवास कैसे, देखो यहां पर हम बात करेंगे ये इस तरह से, पेड़ों के कटने से वहां का हैबिटेट लॉस हो रहा है, किसका, ऑर्गेनिज्म का। ICUN इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की लाल सूची, रेड डाटा जो बुक है 2004 के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 778 जातियां लुप्त हो गई हैं, टोटल 784। उसमें से ये बता रहे हैं 338 कशेरुकी की हैं और 359 नॉन वर्टिब्रेट और 87 क्या है, पादप है। नई विलुप्त जातियों में मॉरिस की डोडो, ये रहा डोडो बर्ड, एंड अफ्रीका की क्वेगो, ये है क्वेगोआ, और ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, ये है थाइलेसिन, और रूस की स्टेलर समुद्री गाय, ये है स्टेलर समुद्री गाय। वह बाघ की जीन उपजातियां 3, यहां पर 3 है बेटा, बाघ की 3 उपजातियां बाली, जावा व कैस्पियन, याद रखना, शामिल हैं, जो कि हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। आंकड़ों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातीय वर्गीकी टैक्सा में विलोपन यादृच्छिक नहीं है, जैसे कि उभयचर समूह अधिक विलुप्त हुए हैं तथा विलुप्त हुए हैं। यह तथ्य है कि विश्व में 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्त के कगार पर हैं। जैव विविधता का परितंत्र में क्या महत्व है? यदि ये बायोडाइवर्सिटी है तो ये क्या शो करती है, इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम का लॉस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए हमारे पास में एक साइंटिस्ट है पॉल एरलोक ने रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस दी है। इसने क्या प्रस्तावित किया है, इसने इकोसिस्टम की जो एक कंपैरिजन किया है वो एक एरोप्लेन से किया है। आपके सामने ये एरोप्लेन है, ये बोल रहा है कि हमारा जो इकोसिस्टम है एक तरह से वो एरोप्लेन है। एरोप्लेन में बहुत सारे क्या हैं, यात्री हैं, और यात्री आते हैं और वो अपने सीट पर बैठते हैं, तो हर एक पार्ट अलग अलग है। यदि हर एक यात्री आएगा और उसके स्क्रू वगैरह रिवेट जिसको बोलते हैं खोल के ले जाएगा तो पूरा का पूरा ही क्या होगा, एरोप्लेन खराब हो जाएगा। और कुछ यात्री तो इसके एरोप्लेन के विंड हवा वाले पंखों को खोल के ले जाएंगे तो क्या एरोप्लेन उड़ पाएगा। इसी तरह से जो हमारा इकोसिस्टम में इसमें अलग अलग स्पीसीज अलग अलग है, तो वही बायोडाइवर्सिटी है, और इसी बायोडाइवर्सिटी के कारण पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। तो यही बात है। देखिए एक वायुयान के हजारों रिवेट मतलब क्या होते हैं, स्क्रू, जातियों द्वारा सभी भागों को जोड़ा जाता है। यदि वायुयान के हर यात्री अपने साथ एक रिवेट मतलब स्क्रू को ले जाने लगे तो जातीय विविधता का विलुप्त कारण तब आरंभ जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यदि और अधिक रिवेट हटा लिए जाएं तो सब कुछ समय के बाद जहाज खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिवेट हटाया गया है। धीरे धीरे यदि आप सीटें वीटें या कुछ भी खोल के ले जाओ, ऐसा रिवेट ऐसा स्क्रू खोलो जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़े, लेकिन जहाज के वही स्क्रू खोल लो जिससे पंख वगैरह उड़ने वाले था, जहाज उड़ता, तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा हानिकारक इफेक्ट हो जाएंगे। किस पर, इकोसिस्टम पर और जहाज पे। जैव विविधता की क्षति के कारण पहला है हमारे पास में आवासीय क्षति। यदि पेड़ों को काट दिया जाए तो वहां से आवास क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यह जंतु व पौधे के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय में वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले हुए थे, लेकिन अब ये 6% से भी अधिक नहीं है। पहले 14% थे, लेकिन अब एरिया 6 से भी अधिक नहीं है। ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब तक आप इस अध्याय को पढ़ेंगे हजारों वर्षों वन समाप्त हो चुके होंगे, हजारों वर्ष वन समाप्त हो चुके होंगे। विशाल अमेज़न वर्षा वन, जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उसमें संभवतः करोड़ों जातियां निवास करती हैं। इस वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाह के लिए काटकर साफ कर दिया गया है। संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ भाई, आवास क्षति हुई है किसकी, ऑर्गेनिज्म की। अतिदोहन,
किसी चीज का ज्यादा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। मानव हमेशा भोजन व आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब यह इस प्राकृतिक संपदा का अधिदोहन हो जाता है। और मानव द्वारा अतिदोहन पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां, जैसे कि स्टीलर समुद्री गाय जो बताई थी ये रही, पैसेंजर कबूतर, ये रहा पैसेंजर कबूतर, विलुप्त हो गए हैं, याद रखना ये। आज बहुत सी समुद्री मछलियां आदि जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही हैं, जिसके कारण व्यवसायिक महत्व की जातियां खतरे में हैं। व्यवसायिक महत्व की जातियां मतलब कौन सी, जिससे इनकम सोर्स जनरेट होता है। विदेशी जातियों का आक्रमण, देखिए जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनसे कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों की कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। एग्जाम्पल था यहाँ पर, जब नील की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिकी रूप से बेजोड़ सिचलिड मछली की 200 से अधिक जातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो इस नील पर्च को कहां डाला गया, यहां डाला गया, तो सिचलिड मछलियों की कितनी 200 से अधिक जातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई हैं। तो ये क्या हुआ, विदेशी जाति का आक्रमण, याद रखना इसको भी। दूसरा इसी का एग्जाम्पल है गाजर घास, जिसे बोलते हैं, ये रहा पार्थेनियम कैरेट ग्रास है। लेंटाना, ये रहा लेंटाना। हाइसिंथ, ये है वाटर हाइसिंथ। जैसे अफ्रीका विदेशी खरपतवार जातियां हमारे देश जातियों को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश, याद रखना इसका नाम, अफ्रीकन कैटफिश कैलियरस गेरीपाइंस मछली को हमारी नदियों में डाला गया, लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों की मूल शल्क मीन कैटफिश के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो ये अफ्रीकन कैटफिश थी, इसको यहाँ डाला गया, तो इंडियन कैटफिश के लिए क्या है, एक तरह से खतरा पैदा कर रही है। ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। ये क्या है, ये है हमारे वीडीसाइड, जो अनावश्यक पेड़ पौधे हैं। सह विलुप्तता, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, साथ में रहता है। जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तब उस पर आधारित दूसरे जंतु या पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जब एक परपोषी या मत्स्य जाति विलुप्त होती है, जैसे कि ये जोंक क्या है भाई, ब्लड सक करती है। जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर को कौन, बर्ड क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और ये क्या कर रहा है, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। यदि यहां से फ्लावर हट जाएंगे तो ये इंसेक्ट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेटा यहां तक अपना अकॉर्डिंग टू लेविस्टन सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी वाला मतलब इकोलॉजी वाला जो इकोसिस्टम वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह से हमारे जो सिलेबस का ए पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे टॉपिक एक टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।